हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में आप सभी लोगों के लिए क्लास 9 मैथ सब्जेक्ट का एक और नया चैप्टर लेकर के आ गया हूं, जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या नाम है चैप्टर का? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं इस वीडियो को और श्रीगणेश करते हैं इस चैप्टर का, जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये वीडियो इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसी वीडियो में हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे और समझेंगे। ठीक है ना। तो दुनिया में हमारे एक मैथमेटिशियन आए जिनका नाम था रेने डेस्कार्टे। क्या नाम था? रेने डेस्कार्टे। ठीक है ना। ये जो ऐसे ये साइलेंट रहता है ना, रेने डेस्कार्टे। ठीक है ना। ये कौन थे? फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। कौन थे? फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। ठीक है। इन्होंने 1637 में एक आइडिया दिया मैथ सब्जेक्ट से रिलेटेड। अब वो आइडिया क्या था? वो आइडिया था प्लेन को इंट्रोड्यूस करने का। कैसा आइडिया था? उस आइडिया में इन्होंने 1637 में कार्टेशियन प्लेन को इंट्रोड्यूस किया था, और इसी कार्टेशियन प्लेन के इंट्रोड्यूस होने की वजह से मैथमेटिक्स में एक और नया ब्रांच उत्पन्न हुआ, जिसका नाम था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब भैया ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है? तो भैया मैंने कहा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथ्स की एक वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं अलजेब्रा के थ्रू बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है ना। तो कंक्लूजन में एक बार फिर से समझ लेते हैं कि हमने अभी तक कितना समझा। रेने डेस्कार्टे एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। इन्होंने 1637 में एक आइडिया दिया। वो आइडिया क्या था? कार्टेशियन प्लेन को इंट्रोड्यूस करने का। और इसी कार्टेशियन प्लेन के इंट्रोड्यूस होने की वजह से एक मैथमेटिक्स में एक और नया ब्रांच आया, जिसका नाम था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है? एक वो ब्रांच जिसमें हम ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं अलजेब्रा के थ्रू बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? तो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कार्टेशियन प्लेन को इंट्रोड्यूस करने का कारण क्या था इनका? ठीक है ना। इन्होंने किसी ने इनसे पूछा कि आपने इस कार्टेशियन प्लेन को इंट्रोड्यूस क्यों किया, इसका आइडिया क्यों दिया ना। तो इन्होंने एक बहुत ही करारा जवाब दिया उनको। क्या जवाब दिया? उन्होंने जवाब दिया कि मान लीजिए एक नंबर लाइन है, ठीक है ना, बीच में 0 1 2 3 4, इधर क्या होगा? -1 -2 -3, इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, -4। ठीक है, ये क्या है? नंबर लाइन है। इसमें आप किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हो ना, किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब कुछ लोग नए नए आए होंगे, पूछेंगे भैया ये नंबर लाइन क्या होता है? तो नंबर लाइन एक वो प्लेटफॉर्म है जिसमें हम किसी भी इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये इंटीजर क्या होता है? इंटीजर एक ग्रुप ऑफ नंबर्स होता है जिसमें निगेटिव नंबर आते हैं, पॉजिटिव नंबर आते हैं जीरो के साथ। ठीक है ना। इंटीजर समझ में आ गया, नंबर लाइन समझ में आ गया। नंबर लाइन में हम क्या करते हैं? इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उन्होंने यही कहा कि हम नंबर लाइन में क्या करते हैं? किसी भी इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। तो उन्होंने ये भी कहा नंबर लाइन में हम कैसे इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं? अगर वो इंटीजर निगेटिव है तो हम जीरो से किस साइड जाएंगे? लेफ्ट हैंड साइड। अगर वो इंटीजर पॉजिटिव है तो जीरो के किस साइड जाएंगे? राइट हैंड साइड। ठीक है ना। तो इन्होंने नंबर लाइन के बारे में इतना कहा उस कारण में, उस रीजन में। ठीक है। फिर उन्होंने ये कहा कि मेरा कार्टेशियन प्लेन को इंट्रोड्यूस करने का कारण सिर्फ और सिर्फ यही है, मकसद इसका सिर्फ यही था, पर्पस सिर्फ इसका यही था कि मान लो कि मैं एक टेबल लैंप रखी है। टेबल लैंप तो समझते हो ना। एक टेबल पर टेबल लैंप रखी है, तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? मैं तो इसको मैथमेटिक्स में ऐसे तो नहीं बोल दूंगा कि टेबल पर यहां टेबल लैंप रखी है। मुझे किसी ना किसी तरीके से रिप्रेजेंट तो करना पड़ेगा ना। तो मैंने इस सिचुएशन को देखते हुए इस कार्टेशियन प्लेन को इंट्रोड्यूस किया। इतना बड़ा था और इतना सिंपल था। एक बार फिर से कंक्लूजन में मैं आपको मतलब बता दे रहा हूं इनका रीजन क्या था कार्टेशियन प्लेन को इंट्रोड्यूस करने का। कि नंबर लाइन में ये सिंपल होता है किसी भी इंटीजर को रिप्रेजेंट करना। अगर हम निगेटिव नंबर इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम जीरो के लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे। अगर हम पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम जीरो के राइट हैंड साइड जाएंगे। लेकिन अगर हम एक रियल सिचुएशन माने कि अगर मैं टेबल पर एक जगह टेबल लैंप रखा हूं, तो उसको मैं मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? मैं तो उसको वहां तो नहीं बोल दूंगा कि यहां रखा है टेबल पे ना, बुक के ऊपर रखा है टेबल लैंप, ऐसे तो नहीं बोलूंगा मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में।
मुझे ना किसी तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन को देखते हुए इन्होंने कार्टेशियन प्लेन को आइडिया को इंट्रोड्यूस किया 1637 में। किसने? रेने डिस्कार्टे ने, फ्रेंच मैथमेटिशियन ने। ये पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, इतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं, बस आपको थोड़ा बहुत याद रखना है, ठीक है ना। रीजन तो बिल्कुल ही नहीं पूछेगा, मैं तो ऐसे बता दे रहा हूँ ना, जिनको इंटरेस्ट है मैथ में तो उनको भी थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ इस चीज के लिए, ठीक है। तो कार्टेशियन प्लेन दिखता कैसे? अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा ना। तो दो तरह की नंबर लाइन होती है जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है ना। क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, ठीक है ना। और इन्हीं दो नंबर लाइन को हम कार्टेशियन प्लेन में क्या कहते हैं? एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सिस कहते हैं। हाँ, ये तो एक ही नंबर लाइन है ना, इसको भी हम एक्सिस कहते हैं। दोनों को हम एक्सिस कहते हैं, लेकिन दोनों के नाम अलग है ना। इसे हम कहते हैं वाई एक्सिस, इसे हम क्या कहते हैं? वाई एक्सिस। और इसे हम क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन होगा कार्टेशियन प्लेन में उसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और जो वर्टिकल नंबर लाइन होगा एक्स कार्टेशियन प्लेन में उसे हम वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है ना। तो नंबर लाइन कैसा बनता है? हॉरिजॉन्टल वाला तो आपको याद ही हो गया होगा कि राइट हैंड बीच में 0 होगा, राइट हैंड साइड 1 2 3 4 ले जाएंगे, और लेफ्ट हैंड साइड -1 -2 -3, और थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दें तो -4 ना। ऐसे ही अगर ऊपर जाएंगे 0 के तो 1 2 3 4, और 0 के नीचे जाएंगे वाई एक्सिस में तो -1 -2 -3 -4। तो इस तरीके से जो पूरा हमारा डायग्राम बना, इसी को हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। आप समझ में आया ना। अब किसी भी पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंट को रिप्रेजेंट करने में इस कार्टेशियन प्लेन का क्या रोल होता है, इसे हम अगली वीडियो में समझेंगे। लास्ट तक के लिए बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, और अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही, यही था इसका इंट्रोडक्शन, इतना ही। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जितना मैंने समझाया आज की वीडियो में वो समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, फिर से एक बार लास्ट तक के लिए बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ इस चैप्टर के।